और उनसे बात करेंगे इस मार्केट में आपको क्या करना है, क्योंकि एक के बाद एक मार्केट काफ़ी वीक की उसको इग्नोर कर रहा है। लेटेस्ट ये जो इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ी, पॉलिसी आई थी, उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी थी, क्या वो कंटिन्यू करेगी? हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या मार्केट में इस समय अब हर डिप को बाय किया जाए? क्या ये मार्केट अब स्ट्रेंथ दिखा रही है? क्या ये मार्केट तैयार है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। अ, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछली बार भी बात करी थी हमने कि मार्केट में इस समय फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से काफी स्ट्रेंथ है। फंडामेंटली जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे, जिस तरह से ये क्वार्टर जा रहा है, बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन लार्जली पॉकेट्स में वीकनेस होगी, बट ओवरऑल मैं कहूंगा बेटर देन लास्ट क्वार्टर है। अ, और रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन नहीं है, तो मार्जिन्स भी प्रोटेक्टेड हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी है। तो फंडामेंटली एक बहुत बड़ी ये सिचुएशन बन रही है कि जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, वो उम्मीद से बेहतर होंगे ओवरऑल। और जिस तरह हमने देखा टुवर्ड्स द फैग एंड के जो रिजल्ट्स आए थे पिछले क्वार्टर में, काफी अपग्रेड्स थे। तो मुझे लगता है कि वो एक सिलसिला बनेगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, लिक्विडिटी भरपूर है अभी सिस्टम में और बढ़ रही है। तो हर तरह से देखें, मैक्रो में जो रिसीवेबल्स है, जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इन ऑर्डर हैं, तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फंडामेंटली। और दूसरी तरफ टेक्निकली हम कंटिन्यूअसली क्लोज देख रहे हैं, पॉजिटिव एफपीआईज के भी और डीआईआईज के भी। उसमें कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं है या इसका कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट करने की। तो मेरा ये मानना है कि फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट काफी स्ट्रांग है। कुछ ऐसे दिन होंगे जहां वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, पर अगर मैं रेस्ट ऑफ द ईयर की बात करूं तो मेरी ये उम्मीद है कि ये मार्केट अगले 6 महीने में डेफिनेटली न्यू हाई बनाएगा। अगले 6 महीने में न्यू हाई लगाएगी ये मार्केट? इसे लीड क्या करेगा अभय जी? और अगर लीड क्या करेगा से मेरा सवाल था कि मैं सेक्टर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, वो हम कुछ देर में बात करेंगे। क्या एफआई के फ्लोज भी वापस लौटेंगे या उनकी एब्सेंस के बावजूद मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा? क्या डीआई फ्लोज ही काफ़ी है मार्केट को ऑल टाइम हाई तक ले जाने के लिए? जी अनुज, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशंस हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ अगले हफ्ते यूके 2 हफ्ते के लिए, और वहां पे फिर मुलाकात होगी ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ जो अ, अ, 10-15 साल के व्यू के साथ किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नहीं है। और काफी इंटरेस्ट है उसमें उनके लिए, उनके मन में इंडिया के लिए एलोकेशन बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो एफपीआईज का पैसा है, स्पेशली उस तरह के एफपीआईज है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वॉलेटिलिटी से घबराते नहीं है, उनका पैसा मुझे पूरी उम्मीद है आएगा। और वो मार्केट टाइम नहीं करते हैं ज्यादा, मतलब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि निफ्टी 24,000 पे है, 25,000 पे है, या 22,000 पे है, या 20,000 पे है। अगर उनका एलोकेशन का डिसीजन है, अगर एलोकेट करेंगे तो वो पैसा आता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में जैसे हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं, कमेंट्री इंप्रूव होती है, दूसरे जो देश हैं वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में इंडिया में फॉरेन कैपिटल का आना एक बड़ी नेचुरल चीज है। और जस्ट बिकॉज एक हमने पिछले साल सेल ऑफ देखा था, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल, फॉरेन कैपिटल दोनों अर्निंग्स को, ग्रोथ को चेस कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि एफपीआईज के जो फ्लोज हैं वो लीड करेंगे डीआईज के फ्लोज को रेस्ट ऑफ द ईयर। अच्छा भाई जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और जब आपकी यात्रा है, आप उनसे मिलेंगे और पैसा लगाने को मान गए, 10 स्टॉक कौन से होंगे वो जिन पे आप उनका पैसा लगवाएंगे? ये तो मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ वीरेंद्र। पर हमें बताइए पहले, क्या दिक्कत की बात है? नहीं, देखिए, मॉडल पोर्टफोलियो हमारा पब्लिक डोमेन में है। जो ओवरवेट है, मैं बताता भी रहता हूँ, फार्मा है जो हमारा ओवरवेट है पिछले 2 साल से। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली छोटे बैंक्स में
एनबीएफसीज में हमने 22% एलोकेशन किया है 2 साल के बाद। 2 साल तक लिटरली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा जीरो वेटेज था। तो बहुत समय के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में ओवरवेट किया है पिछले 2 महीने से हमने। और तीसरा सेक्टर है ईएमएस सेक्टर है, जो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो आज एक रिपोर्ट आई जो जो गाइड कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में $100 बिलियन से $300 बिलियन हो जाएगी अगले 6 साल में। केपीएमजी की या पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है। तो आई थिंक ये बड़े मैक्रो ट्रेंड्स हैं वीरेंद्र, जो बहुत इजीली प्ले आउट हो रहे हैं। और अगर हम इन ट्रेंड्स के साथ रहें, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो अगले 3 साल 5 साल में 20-22%, 25% तक का आईआरआर बनाना विदाउट डूइंग टू मच ऑफ एक्टिविटी, मुझे लगता नहीं कि बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो इन्हीं स्पेसेस में से जो बड़े नाम हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में हैं। अच्छा, ये अभय जी आपने फार्मा का जिक्र किया, फार्मा तो अच्छा कर रहा है, फार्मा ब्रेकआउट है, बट व्हाट अबाउट हेल्थ केयर? आप देखिए ना, फोर्टिस को देखिए, मैक्स को देखिए, जी। अपोलो को देखिए, क्या लीडरशिप लिया है इन्होंने। आई मीन मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्गर देन आई थिंक फार्मा। इस पर व्यू क्या है आपका? नहीं, अच्छे कैचअप रैली है, डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है। जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का प्ले बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, कंसोलिडेट हो रहा है ये मार्केट। तो ये बड़े नेचुरल प्लेस हैं। इसमें एक डायग्नोस्टिक्स भी हम जोड़ सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, वो भी एक तीसरा प्ले है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है वीरेंद्र, जिसमें ये सिर्फ बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। मतलब जिस तरह से हमारा मैक्रो रिक्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, इन सब चीजों में ग्रोथ की बहुत हाई पोटेंशियल है। और ये लीडरशिप्स क्रिएट हो चुकी हैं। जो अपोलो हॉस्पिटल बाय फार द बिगेस्ट लीडर, वीरेंद्र, हमारे पोर्टफोलियो में ये 10 साल से स्टॉक है ये। और स्मॉल कैप से हमने स्टार्ट किया, स्मॉल कैप से मिड कैप बना, लार्ज कैप बना, निफ्टी में आ गया। तो ये पूरी जर्नी आप एज एन इन्वेस्टर प्ले आउट कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक हेल्थ केयर एक डोमेस्टिक कंजम्पशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आई थिंक हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी स्पेस को लेकर सवाल ये, जिस तरीके से आईटी आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सत्रों से लीड ले रहा है, और हम डिस्कस भी कर रहे थे आज शो में, इसे कैसे देख रहे हैं आप? जो कंसर्न्स थे आईटी सेक्टर को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे मूड मॉल में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, और अगर हाँ तो वो कौन से स्टॉक्स हैं? जी, बिल्कुल एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है, ना कोई इरादा है एक्सपोजर बढ़ाने का। 2 साल से हमारा जीरो वेटेज है आईटी सेक्टर में। और वो इसलिए श्रेया कि एक इनोवेशन नहीं है, प्राइसिंग पावर नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, मैं लोगों से पूछता भी हूँ, मुझे जवाब मिलता नहीं कि अगर कोई कंपनी खुद गाइड कर रही है कि वो 2 से 3% बढ़ेगी इस साल में, और मार्जिन्स अंडर प्रेशर रहेंगे, और कस्टमर ज्यादा बिजनेस नहीं दे रहे हैं, तो उस कंपनी को मैं 25 से 30 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्यों दूं? मतलब मेरा बेस्ट केस ये है कि वो स्टॉक साइडवेज जाएगा, मेरे लिए कोई रिटर्न नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है इंडिया में आईटी सर्विसेज को छोड़ के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो आईटी सर्विसेज में हमारा 2 साल से अंडरवेट है, और वो अभी हम कैरी करेंगे जब तक हमें लगता नहीं है कि ये कंपनीज कॉम्पिटिटिव बन रही हैं ग्लोबल लेवल। ओके अच्छा, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेस में आप क्या व्यू रखेंगे? यहाँ जिस तरीके के मूव्स रहे हैं, इसके बाद आपका क्या नज़रिया रहेगा? जी अनुज, कैपिटल मार्केट में थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि एक आप सोचें कि ग्रोथ इतना अच्छा है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो कैपिटल गुड्स भी बढ़ेंगे, होना चाहिए। पर आई थिंक एक गवर्नमेंट कैपेक्स को छोड़ दें तो प्राइवेट कैपेक्स अभी भी बड़ी तरीके से किक स्टार्ट नहीं हुआ है, और उसकी वजह से जब कंपनीज की गाइडेंस अच्छी है पर वो नंबर्स में, ऑर्डर्स में ट्रांसलेट हो नहीं रही है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें सडनली मूव आएगा और ये 30-40% की रिटर्न दे देगा अगले साल भर में। तो पेशेंटली इन्वेस्टर्स को अच्छे नाम रखने पड़ेंगे, पर क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कैपिटल गुड सेक्टर से इस समय। अच्छा, ये अभय जी एक बात बताइएगा मेरे को। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा था इंडियन होटल्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसके बीच में वो बड़े बड़े होटल्स जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है वो, या फिर जिनकी डोमेस्टिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से किस
पॉकेट पे आप फोकस करेंगे। आप टूरिज़्म देखिए, डोमेस्टिक टूरिज़्म गज़ब है, और कुछ क्षेत्रों का, कुछ देशों का हमने बॉयकॉट किया, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फ्लाइट्स का अगर आप देखें, कुछ रूट्स को अवॉइड करना। आप कौन से होटल्स पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, अगर अगर हैं आपके पोर्टफोलियो में तो? जी, हमारे पोर्टफोलियो में थे 2 स्टॉक्स जो हमने रिसेंटली एग्ज़िट किए क्योंकि मुझे लगा वैल्यूएशन अब जस्टिफाई नहीं कर रहा है उनके अर्निंग्स को। ग्रोथ है अभी भी डोमेस्टिक सेक्टर में काफ़ी, जिस तरह के प्राइसेज़ हम या मेरे कोलीग्स पे करते हैं अभी बिज़नेस ट्रैवल के लिए होटल्स में, ओवरनाइट स्टे के लिए भी बहुत महँगे हैं, तो क्लियरली होटल्स का मार्जिन सस्टेन हो रहा है, प्राइसिंग सस्टेन हो रही है। और जिस तरह का समय लगता है डिमांड को फिल करने के लिए सप्लाई को आने में, कम से कम भी 4 से 5 साल का समय लगता है। तो ये काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली बिज़नेस ट्रैवल के स्पेस में। तो मुझे लगता है छोटे कुछ जो हैं रिलेटिवली, जैसे लेमन ट्री है जो काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रेज़ेंस है, मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो अच्छे बेट्स हैं इस समय ट्रैवल के लिए कंपेयर टू लार्ज प्रॉपर्टीज़, लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ जिसमें कि वैल्यूएशंस इस समय बहुत स्ट्रेच्ड हैं वीरेंद्र। ये मतलब एट ग्लोबल लेवल मैंने कभी इस तरह की वैल्यूएशंस नहीं देखी होटल सेक्टर में। तो आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, पर ये डेफिनिटली ग्रोथ सेक्टर है, जस्ट ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। तो अगले 3-4 साल तक तो टॉप लाइन और मार्जिन का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। ओके। अभय जी, गोल्ड 1 लाख पार हो चुका है। अब ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना ज़रूरी है? क्या अब गोल्ड लोन कंपनीज जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस पर बेट लगनी चाहिए? साथ ही क्या अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का भी वक्त है, ये समय की मांग है? क्या कमोडिटी मिक्स भी पोर्टफोलियो में शामिल होगा? आपकी राय इस पर? ये देखिए, ये ना बड़े स्टेडी कमोडिटीज हैं। प्रेशियस मेटल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, दोनों गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर भी अब थोड़ा कैचअप मूड में आ रहा है। तो एक स्केर्सिटी है जो डिमांड ड्राइव करती है, सप्लाई डिमांड जो है वो ड्राइव करती है। तो जब डिमांड ज्यादा है, जो अभी हम देख रहे हैं पिछले साल भर से दुनिया भर में फिजिकल गोल्ड की इतनी डिमांड बढ़ी है कि उसको मीट करने के लिए सप्लाई सस्टेन नहीं कर पा रही है, और उसका एक ही नतीजा निकलता है कि प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। अब ये कब तक डिमांड सस्टेन करेगी गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड की, और उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आएगा? क्या 1 लाख पे रुक जाएगा, 1.25 लाख पे जाएगा, 1.5 लाख पे जाएगा? ये कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर पे और सेंट्रल बैंक बाइंग पे डिपेंड करता है इस समय, प्लस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कम होगा प्राइस, क्योंकि जिस तरह की डिमांड है फिजिकल गोल्ड की, ईटीएफ को छोड़ के भी वो बहुत स्ट्रांग है। और इसमें डेफिनेटली फायदा है गोल्ड लोन कंपनीज का, क्योंकि उनकी एबिलिटी टू लेंड टू द सेम कस्टमर बढ़ जाती है। 50,000 के रूट पे आप 40,000 का लोन दे सकते हैं, 1 लाख रुपए के रेट पे आप 80,000 का लोन दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी बुक बढ़ती जाती है उतनी। और अभी हाल ही में आरबीआई ने भी रिलैक्स किया है, एलटीवी रेशियो 85% कर दिया है। तो मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड दे रहे हो तो आपको 85,000 रुपए का लोन बढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा सेक्टर है जो गोल्ड लेंडर्स का, जो गोल्ड लोन कंपनीज है, मुथूट, मन्नापुरम, उनके अलावा काफी साउथ इंडियन बैंक्स हैं केरला में जो बेस्ड हैं, जो ये बड़ा बिजनेस करते हैं गोल्ड लोन्स का, जैसे सीएसबी है, साउथ इंडियन बैंक है। तो आई थिंक ये सबको अपनी बुक बढ़ाने का एक अच्छा मौका है इस समय। भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मुंह में घी शक्कर सर। गोल्ड पे आपने अभी करीब 1,50,000 की बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी अनुज, जिसने साल भर पहले भी गोल्ड लिया उसको 1 लाख रुपए ऊपर मिल जाएगा। खैर, ये मैं ऐसी बात कर रहा था लाइट नोट पे। बट अनुज, एक अच्छे क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए बताइए क्या अप्रोच रखें